फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन का या डाइजेशन में पार्ट 2 या पाचन ही पाचन तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं बॉम यानी बकल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, और इसमें हम पढ़ चुके हैं टंग के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं दांतों के बारे में, और इसके साथ हमने क्या पढ़ा है, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, इसके साथ तालू और पैलेट, ठीक है, अव्यूला, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उन सब से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद आप आइएगा पार्ट 2 पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, क्या होता है फेरिंग्स। अच्छा, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन, अभी ये तो थोड़े क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन के आप आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, भोजन को निगलते समय उसे ट्रैकिया में जाने से कौन रोकता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है कि मैंने गिनती में भूल गई थी कि कितनी बार उसमें पूछा जा चुका है। मतलब जो भी मैंने पेपर्स देखे, लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भोजन को निगलते समय उसे ट्रैकिया में जाने से कौन रोकता है। अलग अलग तरीके से पूछा गया, कभी उसके नाम को लेके पूछा गया कि वह कहाँ पाया जाता है, कभी यह पूछा गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ग्रास नली और आमाशय के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है। जहाँ भी वाल्व पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास नली आमाशय के बीच में, आमाशय छोटी आंत के बीच में, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में, यहाँ जो भी वाल्व पाए जाते हैं उन वाल्व के नाम पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले जानवरों में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, यानी स्टमक कितने पार्ट में डिवाइड होता है जो जानवर जुगाली करते हैं, यानी रूडिमेंट। अगला, सेल्यूलोज के पाचन के लिए आमाशय का कौन सा भाग उत्तरदायी है। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो जानवर हैं, शाकाहारी जानवर, वे सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। तो आमाशय का कौन सा भाग उत्तरदायी है इसके लिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है। वास्तविक आमाशय किसे कहते हैं, जो भी जुगाली करने वाले जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गया, इन सब में जो आमाशय है वह 4 भागों में बटा होता है। तो किस भाग को वास्तविक आमाशय कहते हैं। वास्तविक आमाशय वह होता है जहाँ से गैस्ट्रिक जूस और HCl का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। अगला, तिल्ली कहाँ पर पाई जाती है, तिल्ली का मतलब स्प्लीन कहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ ही सांद्र HCl का निगमन कहाँ से होता है। अच्छा, तिल्ली यह इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यह डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन, इससे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि पाइलोरिक वाल्व प्रेजेंट इन द, पाइलोरिक वाल्व कहाँ पे पाया जाता है, पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ पर ओपन होता है, और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ग्रसनी से फेरिंग्स। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। अब यहाँ पर देखो ग्रसनी होती क्या है। तो जो ग्रसनी है यानी कि फेरिंग्स, यह बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जो हमारी गर्दन जहाँ है ना, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और यहाँ से क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे हो या सांस बाहर निकाल रहे हो, भोजन को अंदर ले जा रहे हो, तो उन दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है। ठीक है, एक ऐसी जगह जैसे कि 2 रास्ते जा रहे हो, ठीक, 2 रास्ते जा रहे हो और यहाँ से ये रास्ते फिर से बटेंगे, लेकिन यहाँ तक ये जो जगह होगी, यही जगह कहलाती है फेरिंग्स। ठीक है, एक रास्ता यहाँ से आया यहाँ जाने के लिए, दूसरा रास्ता यहाँ से आया यहाँ जाने के लिए, तो ये जो बीच वाली जगह है, इस बीच वाली जगह को कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये हमारी गर्दन के पे पाया जा रहा है, और जब हम सांस लेते हैं या भोजन करते हैं तो यहाँ पर ये बीच वाली जगह है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दोनों पासेज, मतलब ये जो ग्रसनी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो, जो हमारा नेसल पार्ट है, जो नाक का पार्ट है, ये क्या है, ऊपर है, हमारा मुंह कहाँ है, नीचे है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना, तो जो हमारा वाइंड पाइप है, विंड पाइप जो है, वह आगे है। ठीक है, वो आगे है, और जो हमारा ग्रास नली है यानी ओसोफेगस, वो पीछे है। तो यहाँ ऊपर वाली चीज़, ऊपर से हवा आई और उसको आगे आना है। ठीक है,
नीचे से भोजन गया और उसको पीछे जाना है, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉमन पासेज की ज़रूरत थी। वही कॉमन पासेज क्या हो गया, ग्रसनी या फेरिंग्स। तो यह क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या होता है, इसमें 3 वर्ड्स आपको याद करने हैं। एक है ग्लॉटिस, दूसरा है गुलेट और तीसरा है इपीग्लॉटिस। अब देखो ग्लॉटिस या इपीग्लॉटिस, वो दोनों वर्ड एक जैसा लग रहा है ना। ईपी, अगर यहाँ ईपी हटा दें तो क्या हो गया, एपीग्लॉटिस हो गया। ठीक है, तो देखो जो ग्लॉटिस होता है वह क्या करता है, एयर को जाने देता है ट्रैकिया में। ठीक है, यहाँ पर ही पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ग्लॉटिस है। ठीक है, और ये ग्लॉटिस क्या करता है, यहाँ से जब हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो उसको ट्रैकिया में जाने देता है। ट्रैकिया यानी विंड पाइप, यानी जहाँ से हम सांस को ले जाते हैं लंग्स में। ठीक है, तो वह विंड पाइप में जाने देता है, वह होता है ग्लॉटिस। ठीक है, ईपीग्लॉटिस दूसरा वर्ड है, ईपीग्लॉटिस, जो यहाँ पर पाया जाता है और यह ऊपर उठ जाता है। जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो यह क्या करता है, ऐसे यहाँ पर आ जाता है, और जैसे यहाँ आएगा तो भोजन क्या होता है, फिर भोजन पीछे चला जाता है हमारे ओसोफेगस में। ठीक है, तो ईपीग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को विंड पाइप में जाने से रोक देता है। ये ऊपर से नीचे आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही नीचे आता है भोजन विंड पाइप में न जाके सीधे कहाँ चला जाता है, ओसोफेगस में, ग्रास नली में चला जाता है। ठीक है, तो ईपीग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है, और ग्लॉटिस क्या करता है, जो ये एयर को ट्रैकिया या विंड पाइप में जाने देता है। ठीक है, समझ में आ गया। ग्लॉटिस यानी जो एयर को ट्रैकिया में जाने दे, इपीग्लॉटिस जो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोक दे। ठीक है, जो विंड पाइप होता है उसी को ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, अब अगला वर्ड है गुलेट। फेरिंग्स और ओसोफेगस के बीच में जो अपैरेटस पाया जाता है, यहाँ ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स है। यहाँ हमने कहा कि ये पूरा ओसोफेगस है, तो इसको और इसके बीच में यहाँ पर जो जगह है इसको क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। आगे समझ में, यह गुलेट है, बस इतना ही जानना है। 3 वर्ड याद कर लो, ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस और गुलेट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टॉपिक की ओर। अगला है ओसोफेगस, यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। अगला ओसोफेगस है, यह ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली, और एक ग्रास नली जिसमें जितना लंबा गर्दन होगा उसमें उतनी लंबी होगी। अब सबसे लंबी गर्दन किसकी होती है, जिराफ की होती है। सबसे लंबी गर्दन जिराफ की होती है, तो ग्रास नली यानी ओसोफेगस में सबसे लंबा किसका होगा, जिराफ का होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, वह सबसे लंबा किस में होता है, हर्बीवोर्स में। ऐसे जीव जो घास खाते हैं उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वह सबसे लंबी होती है। वजह क्या होती है कि उनको सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, वे साग पत्ते खा रहे हैं ना, तो उसमें जो भी उसकी सेल्स हैं तो उन सेल्स के ऊपर क्या होता है, सेल वाल होती है, और सेल वाल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की होती है। तो इस सेल्यूलोज को पचाना है, और सेल्यूलोज को पचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, तो इसे पचाना मुश्किल है, और इसके पाचन के लिए उन्हें एक लंबी आहार नाल की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़, जैसे कि ओसोफेगस में उन्हें काफ़ी लंबा होता है, इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में लंबी होती है। इसके साथ जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनमें स्टमक भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ से समझ लिए ओसोफेगस सबसे लंबा किस में होता है, जिराफ में, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसका वर्क क्या है। तो देखो ओसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, जो भी खाना हमने खाया उसे चबाया, चबाने के बाद हमने उसमें सलाइवा मिक्स किया, और उसके बाद हम उसे नीचे भेज देते हैं, स्टमक में हमें भेजना होता है। तो यह एक रास्ते का काम करता है। क्या करता है, रास्ते का काम करता है। वह रास्ता जो स्टमक में भोजन को लेके जाए। जब हमारा भोजन चबा लेते हैं ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। चबाया हुआ भोजन जिसमें कि लार मिल चुका है उसे हम बोलस करते हैं, और ये लुगदी, बोलस है लुगदी, समझो बिल्कुल लुगदी हो चुका होता है खाना हमारा। तो यह लुगदी ले जाने का काम कौन करता है, ओसोफेगस
ओसोफेगस करता है। ओके, और इसके साथ ही ये काम इसका और भी है, इसमें यह म्यूकस मिला देता है, म्यूकस, जिसके द्वारा, ये म्यूकस का मतलब है एक चिपचिपा पदार्थ इसके दीवारों से निकलता है और यह दीवारों में जाके इनको आसानी से नीचे जाने देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पीजिए। अगर आपने एक ही बार पानी पिया तो अटकने लगता है आपको पानी जल्दी से, जब आप पानी पीते हैं तो गले में दर्द सा कभी कभी होता है ना, वह इसी वजह से होता है कि जब आप तेज़ी से पीते हैं तो जो अंदर गैस की है विंड पाइप है वहाँ से वो टकराता है और फिर आपको दर्द होता है। तो इसीलिए कभी भी आराम से खाना खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए। जल्दी जल्दी आप खाएंगे, भोजन को चबाएंगे नहीं, और अगर भोजन को नहीं चबाया तो बोलस का बढ़िया बोलस नहीं बनेगा, मतलब अच्छे से चबाया नहीं है तो अच्छे से सलाइवा नहीं मिला है उसमें, तो फिर आपके स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, और फिर भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए भोजन को चबा के करिए, खूब बढ़िया से चबाइए। ठीक है, अच्छा, इसमें जब ये भोजन नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, तो इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाली गति होती है। तो यह क्रमाकुंचन इस गति इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगला, यह क्या कर रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, यानी यहाँ पर भोजन का कोई भी पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर यह जुड़ता है स्टमक से, ठीक है, जहाँ पर यह स्टमक से जुड़ता है वहाँ पर एक वाल्व होती है। एक वाल्व, जैसे नल होता है ना, हैंडपंप में नीचे एक वाल्व लगी होती है ताकि नीचे का, ऊपर का पानी नीचे ना जाए। इसी तरह से यहाँ पर एक वाल्व लगी है ताकि स्टमक का जो भोजन है स्टमक में जाने के बाद दोबारा ऊपर न आए। ठीक है, जब कभी ये वाल्व खराब हो जाती है, ऐसा होता है कि ये वाल्व हमेशा के लिए नहीं खराब होती है, कभी कभी खराब हो जाती है, ऐसा होता है कि ये शिथिल हो जाती है। ठीक है, इसमें शिथिलन आ जाता है, तो टाइट नहीं होती है, लूज हो जाती है। उस समय आपका जो ऐसा होता है ना, ओमिटिंग आती है, जब आप ओमिट करते हैं, जब ये, तो फिर जो अंदर का भोजन है, ठीक है, आमाशय का जो भोजन है स्टमक का, वो बाहर आ जाता है। तो यह तभी होता है जब स्फिंक्टर वाल्व जो है वह शिथिल हो जाती है। ठीक है, जब नहीं काम करती है तो फिर ओमिटिंग होती है, तो अंदर का खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, और यह रोकता किस लिए है कि अंदर जो आमाशय में है वह बाहर न आ पाए, इसलिए स्फिंक्टर वाल्व होती है। ये वाल्व पूछे जाते हैं, इसलिए आप वाल्व का नाम याद रखिए। तो ओएसोफेगर और स्टमक के बीच में कौन सा है, स्फिंक्टर वाल्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्टमक यानी आमाशय। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, पहला है कार्डिक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। 3 पार्ट हो गए। ऊपर का कार्डिक पार्ट वह होता है जहाँ ओएसोफेगस आके जुड़ता है, स्फिंक्टर वाल्व जहाँ लगी है उसका छोटा सा जो पार्ट है वह कहलाता है कार्डिक पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो बीच का बड़ा सा पार्ट है वह होता है फंडिक पार्ट। ठीक है, और सबसे नीचे होता है वह होता है पाइलोरिक पार्ट। यही पाइलोरिक पार्ट जुड़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ तक समझ में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन जुड़ता है, पाइलोरिक पार्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं ऐसे जानवर की जो कि जुगाली करते हैं, रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल में जो आमाशय है या स्टमक है वह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है रूमेन, उसके बाद दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा है एब ओमेसम। ठीक है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एब ओमेसम। ओके, जो सेलुलोज का डाइजेशन है वह होता है रूमेन में और रेटिक्यूलम में। इसीलिए जो जानवर हैं जुगाली करने वाले, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब जानवर क्या करते हैं, यहीं से भोजन को वापस मुंह में लाते हैं और जुगाली करते हैं। ठीक है, तो जब भी भोजन ये जुगाली कर रहे होते हैं उस समय आप उनको खाना खिलाइए ना, कोई भी कुछ भी खिलाइए, ये नहीं खाएंगे। ठीक, खाना खाने के बाद, जब ये जो भी खा रहे हैं खाने के बाद इनका जुगाली करना बहुत ज़रूरी है। और जब जानवर जुगाली नहीं करते हैं तो वे बीमार पड़ जाते हैं। कभी वे बीमार पड़ते हैं तो जुगाली नहीं करते हैं। ठीक है, तो रूमेन और रेटिकुलम पहला और दूसरा पार्ट, यहाँ वे भोजन को ले जाके स्टोर करते हैं। अब देखते हो ना, लगातार खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। देखो अगर गाय चर रही है या खा रही है तो क्या हो, लगातार खा रही है, लगातार खा रही है, वो कहीं भी नहीं रुक रही है कि उसको चबाए, बस खाए जा रही है। तो वो क्या कर रही है, रूमेन में और रेटिकुलम में लाके रख दे रही है। फिर यहाँ से वो दोबारा जुगाली करती है, तो इसको दोबारा वो वापस माउथ की तरफ लाती है और फिर जुगाली करके उसको फिर चबा के और फिर उसको ओमेसम में भेजती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, रूमेन और रेटिकुलम में। यह पूछा भी जाता है
अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है ओमैसम। क्या करता है? यह भोजन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। इसने जुगाली किया तो लार उसमें मिलाया, जुगाली किया तो काफ़ी ज़्यादा लार मिलाया और उस भोजन को फिर से कंसंट्रेट करने का काम कौन करता है? वो करता है ओमैसम, ठीक है। इसके बाद या ओमैसम क्या करता है? इसमें का जो भी पानी वगैरह है ना, कंसंट्रेट करेगा कैसे? जो भी पानी वगैरह है इसमें का, उस पानी को जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। और इस तरह से ये भोजन को क्या कर ले? कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेट करने के बाद अब भोजन कहाँ पे गया? अब ओमैसम में, ठीक। अब ओमैसम क्या करता है? यह क्या करता है? HCl का और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रू स्टमक कहते हैं, ठीक है। अब ओमैसम क्या हो गया? यह ट्रू स्टमक हो गया और यह क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है HCl का और गैस्ट्रिक जूस का। यानी हम लोगों में भी जो या किसी भी जीव में जो स्टमक है, जो ट्रू स्टमक है, वो क्या कर रहा है? HCl का और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो क्या है? अब ओमैसम है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब देखिए, जो स्प्लीन होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यह इसका पार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी इससे जुड़ा होता है, तो यह स्टमक के पास होता है। स्प्लीन कहाँ पर होती है? स्टमक के पास में होती है, स्टमक से जुड़ी है। आगे देखो, अगला क्या है कि यह जो सिक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस, तो यह सिक्रीट करने के लिए कुछ सेल्स होंगी। कहाँ से सिक्रेट करेगा? इसके अंदर सेल्स होंगी, उन्हीं सेल्स से तो सिक्रेट करेगा। यह सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं या फिर ये क्या बोलते हैं? डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बनता है और सिक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वह 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं जो सिक्रेट करती हैं। एक है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से किसका सिक्रेशन होगा? म्यूकस का। म्यूकस सेल से किसका सिक्रेशन होगा? म्यूकस का। दूसरा होता है पेप्टिक या जाइमोजेन सेल्स। पेप्टिक और जाइमोजेन सेल से पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन किससे हो रहा है? पेप्टिक या जाइमोजेन सेल से। और यही उत्तरदायी होती हैं किसके लिए? किसके लिए? प्रोटीन के पाचन के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑक्जेंटिक सेल जो होती है या पैरिएटल सेल, इससे सिक्रीशन होता है HCl का। और हमारा जो HCl होता है ना, कॉन्सनट्रेट होता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका आप चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, क्योंकि इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। स्टमक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने पूरा जितना इसका निचोड़ था ना, मैंने ला के रख दिया यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। और छोटी आंत में होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जुजेनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड देखो, इलियम, ILEUM। इलियम जब वर्ड में ILEUM हो तो समझ लीजिए कि वह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। दूसरा यही वर्ड होता है ILIUM, इलियम। वह इलियम का मतलब होता है एक बोन जो पेल्विक गिर्डल में पाई जाती है, ठीक है। याद रहेगा आपको, पेल्विक गिर्डल जो बोन पाई जाती है वह कौन सी होती है? ILIUM। और यह पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन में, इन दोनों वर्ड को डाल के, एक बार इलियम एक बार आइलियम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जानते हैं इसके बारे में। एक सेकेंड। तो देखिए, जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यह स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कही जाती है क्योंकि ये पतली होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो लंबाई है वह होती है 6 मीटर लंबी। इससे ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। भोजन जितना ज़्यादा मिलता जाएगा ना, फिर इसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो यह होती है 6 मीटर तक लंबी, यानी 22 फीट इसकी लंबाई होती है। किसमें? ह्यूमन में। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर हम रैबिट की बात करें, जो छोटा सा रैबिट होता है उसमें 13 फीट इसकी लंबाई होती है। समझ में आया? 13 फीट लंबा, और कितना छोटा सा होता है रैबिट, सोच लो। इसी तरह से ह्यूमन में कितना है? 22 फीट लंबा होता है, यानी 6 मीटर तक। अगर हम बात करें अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर तक। कितनी होती है?
9 मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यानी कि करीब 30 फीट, 9 मीटर यानी करीब 30 फीट लंबा। आगे देखते हैं। पाइलोरिक वाल्व जो होता है वह पाया जाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा वाल्व पढ़ा था? इंस्फिक्टर। इंस्फिक्टर वाल्व किसमें पाया जाता है? ओसोफेगस और स्टमक के बीच में पहला वाल्व था। दूसरा वाल्व स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ये कौन सा है? पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। क्या है? पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। और जो इसका पहला पार्ट है वो पहला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम है। तो पाइलोरिक वाल्व कहाँ पर पाया जा सकता है? स्मॉल जो स्टमक है और क्या है? ड्यूडेनम के बीच में, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक या फिर स्टमक और ड्यूडेनम, ऐसे ऑप्शन करके दिए जा सकते हैं। तो पाइलोरिक वाल्व कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है, इन तीनों में सबसे छोटा पार्ट होता है और इसका जो शेप होता है ना, यू का शेप होता है। ड्यूडेनम का जो शेप होता है वह यू का शेप होता है, ठीक है। इसमें जो पैनक्रियाज है, पैनक्रिएटिक जूस जो बनता है और जो बनता है लीवर से जो बाइल आता है, ठीक है, गाल ब्लैडर में, तो बाइल का सिक्रीशन, ठीक है, और पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन, उन दोनों का सिक्रीशन ऐसे समझ लो कि ये आया और ये आया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ से आया क्या? इधर है पैनक्रियाज, इधर है ना, तो इधर पैनक्रियाज इधर से आया, पैनक्रियाज से एक डक्ट आई, ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट, और यहाँ लीवर है, लीवर के नीचे यहाँ पे गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से आई एक दूसरी डक्ट, ठीक है, दूसरी पाइप, और ये दोनों आके कहाँ पर मिल रहे हैं? एक साथ आके मिल गए ड्यूडेनम में, ठीक है। दोनों कहाँ आके मिल गए? ड्यूडेनम में। एक कॉमन पासेज होता है दोनों के लिए, अलग अलग पासेज ह्यूमन में नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो ग्लैंड्स हैं, पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स और गाल ब्लैडर से जो ओपन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है। तो इतनी चीज़ें याद हो गई आपको। अगला देखते हैं। जो ड्यूडेनम है ना, उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसमें पाई जाते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। कौन सी? पहली है क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन और दूसरी है ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन ड्यूडेनल ग्लैंड कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ड्यूडेनल का मतलब क्या हो गया? ड्यूडेनम, तो ऐसे आराम से कोई बता देगा, तो इसलिए ड्यूडेनल ग्लैंड पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से। तो ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ये दोनों ग्लैंड कहाँ पे पाई जा रही हैं? ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जा रही हैं। अच्छा, अब यहीं पर हम आपको इसका काम भी बता दें। जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है ना, यह बनती किस में है? जो विलाई होती है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का ऐसे समझ लो कि जो मोटी वाली तौलिया होती है उसमें जो रेसे ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना, रेसे ऐसे निकले होते हैं, ये रेसे समझ लो कि माइक्रोविलाई हैं। और उस मोटी वाली तौलिया से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो इसी तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके या बचे हुए भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्बिंग जो एरिया है उसको बढ़ा सके, इसलिए इसमें माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में सबसे ज़्यादा भोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। इतना आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है, इनका काम क्या है? इनको काम समझो। जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है कहाँ पाई जा रही है? विलाई के बीच में बनी हुई हैं, फोल्डेड फॉर्म में बनी हुई ग्लैंड्स हैं, उनको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ठीक है। और यह जो ये क्या होते हैं, जो विलाई होती है ना, यह स्टमक में नहीं पाई जाती है। अच्छा, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन का आप काम भी देख लो। इनका काम होता है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, अरे क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन का मतलब ऐसे समझ लो कि गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। उन्हीं गड्ढों को क्या कहते हैं? लीवर कुहन के गड्ढे, ठीक। तो दीपिकाएं, दीप बने हुए हैं, इनको दीपिकाएं कहते हैं, लीवर कुहन की दीपिकाएं। तो इनमें क्या कहते हैं कि इनसे जो निकल रहा है, जो जूस निकल रहा है, वह कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस यहाँ से निकलता है। दूसरा होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं ना, ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती हैं?
एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। अच्छा, यहाँ से पहले आपने जब पढ़ा अभी स्टमक, तो आपने क्या देखा वहाँ पे HCl का सिक्रेशन हो रहा है। HCl क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है, pH इसका 1 से 3 तक होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। और जबकि यहाँ पर क्या हुआ, एल्केलाइन सिक्रीशन हो रहा है, एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ एसिड आया, यहाँ पर बेस आया, एल्केलाइन फॉर्म आया, और अब ये दोनों मिला के क्या करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? ब्रूनर ग्लैंड से हो रहा है। क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन से क्या हो रहा है? यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला होता है, इसमें पाया जाता है पेयर्स पैचेज। जो नीचे वाला पार्ट है इलियम, इस इलियम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज में क्या होता है? लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू। अच्छा, लिम्फेटिक टिश्यू में क्या होता है? यह सिक्रीट करता है, इसमें देखो लिम्फेटिक टिश्यू हैं, तो यह क्या करेंगे? लिम्फोसाइट को सिक्रीट करेंगे। लिम्फोसाइट क्या होता है? यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिम्फोसाइट का सिक्रीशन करती हैं। आगे यहाँ तक समझे। इसके बाद जो इलियम है यह किससे जुड़ेगा? यह जुड़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट होता है वह होता है सीकम। ठीक है, क्या होता है? सीकम होता है। तो इलियम और सीकम, इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व पाई जाती है, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन न आ जाए। ठीक है, तो इस वाल्व को कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। ओके, यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व। अब यहाँ से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या मन करे तो नोट कर लेना सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? 3 पार्ट हैं इसके भी, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसके पहले आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, DJI। क्या पढ़ा था आपने? DJI, ड्यूडेनम और जेजुनम, और क्या है? इलियम। ठीक है, DJI, CCR, C फॉर सीकम, C फॉर कोलन, R फॉर रेक्टम। सीकम पहले आएगा क्योंकि सी के बाद ए है, फिर ई है, उसके बाद ओ बाद में आता है ना, हमेशा पहले ए आता है, ई आता है, उसके बाद ओ आता है। तो पहले सीकम आएगा, फिर कोलन आएगा। ओके, और रेक्टम सबसे लास्ट में आएगा। तो DJI, ठीक है, CCR। ओके, आगे देखते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है? 5 फीट होती है। कितनी? 5 फीट इसकी लंबाई, यानी कि 1.5 मीटर तक ये लंबा होता है। ठीक, लेकिन यह चौड़ा होता है। अभी हमने कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या है? पतला है, लेकिन ये क्या है? चौड़ा है। इसका एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन। थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्प्शन बच गया, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो गया? इलियम में हुआ, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन फिर भी जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, पानी का जो एब्जॉर्प्शन बचा हुआ है अभी तक, वह एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो यह 3 पार्ट में है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम पहला पार्ट है, यह जुड़ा होता है इलियम से, और यहाँ पे बीच में वाल्व कौन सी होती है? इलियोसिकम वाल्व। ओके, इसके बाद होता है बीच में कोलन होता है, और लास्ट में रेक्टम होता है। यह भी क्या होता है? हर्बीवोर्स में ज़्यादा लंबा होता है सीकम। ठीक है, सीकम में क्या होता है? जैसे ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ती है और यहाँ से सीकम शुरू होता है, तो ह्यूमन में यहाँ पर छोटी सी पाई जाती है क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, क्या पाई जा रही है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ह्यूमन में अब ये काम नहीं करती। अब ये क्या हो गया? अवशेषी अंग है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ह्यूमन में अवशेषी अंग कौन सा है, तो यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो क्या है? ये एक अवशेषी अंग है। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं उसमें यह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ह्यूमन की बात करें तो सीकम यहाँ पर जैसे ही इलियम खत्म होता है और सीकम शुरू होता है, यहाँ पर सबसे पहले पाई जाती है क्या? या अपेंडिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, ऐसे देखो, इसको देख लो। इसके बाद अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो उसमें क्या होता है? सीकम जुड़ा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से। पहले सीकम होगा, फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होगा। ओके, इसके बाद हम बात करें कोलन की, तो कोलन के 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 तरह से मुड़ा होता है।
एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और पेल्विक पोर्शन। 4 पार्ट में 4 तरह से मुड़ा होता है, तो इसका जो मोड़ होता है ना, इन्हीं मोड़ों को ये नाम दिया गया है, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और तो एसेंडिंग जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं ना, ऐसे नीचे आता है फिर ये ऊपर उठता है, ठीक है। तो जो ऊपर उठ गया वो क्या हो गया, एसेंडिंग हो गया, ठीक। जब ये मुड़ा तो क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, ओके। फिर क्या हुआ, नीचे आया तो डिसेंडिंग हो गया, और उसके बाद आगे बढ़ा तो पेल्विक पोर्शन हो गया। बस यही 4 नाम हैं, ऊपर एसेंडिंग, आगे डिसेंडिंग, नीचे आगे ट्रांसवर्स, नीचे डिसेंडिंग, और उसके बाद फिर बगल में मुड़ा तो पेल्विक पोर्शन हो गया। पेल्विक पोर्शन लास्ट पोर्शन होता है, इसी को उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुकता है, और वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है वह एनस होता है, ठीक है। जो द्वार गुदा द्वार होता है उसको हम एनस कहते हैं, ओके। पेल्विक कोलन में से नीचे जुड़ता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो 2 जगह मैंने बताया कि कोई भी एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर, पहले तो ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं था। दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई भी एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। इसका वर्क क्या है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना, जो थोड़ी बहुत बची हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं, थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको, और यहीं आके भोजन सबसे ज़्यादा जो बचा खुचा है वह बेकार चीज़ें जो बची हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो बेकार है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और फिर वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो बस इतना ही था ये टॉपिक, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद मैं इससे जुड़े हुए मोर देन 50 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, पार्ट 3, ठीक है। क्या था हमारा, प्रैक्टिस सेट 3 लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और मोर देन 40 क्वेश्चंस हैं, और वे सभी क्वेश्चन वे हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इंतज़ार करिए बस थोड़ी देर का, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और फर्स्ट पार्ट इसका देख लेना, ओके। Thank you for watching my video.